जैसे अपनी पसंद से अपने लिए पार्टनर चुन ले और अगर लड़की अपनी पसंद से पार्टनर चुनने लग गई तो जो पूरा कास्ट सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाएगा। कास्ट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को दबा कर रखा जाए। जो फीमेल लिटरेसी थी वो लगभग शून्य थी। तो अभी आप सोचो तो ये दिमाग सुनने पड़ जाएगा सोच के कि देश में एक भी पढ़ी लिखी लड़की थी ही नहीं, एक भी। कितनी ज्यादा खतरनाक बात है। लेकिन आज भी भारतीय समाज में तो महिलाओं को छूट और इज्जत नहीं देती हो। जो वैदिक समय था उस समय पर महिलाओं को इससे ज्यादा छूट थी, इससे ज्यादा इज्जत थी और रुकने टोकने वाला कोई होता नहीं था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास दो घटनाएं घटती हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं का इतिहास बदल दिया। दो घटनाएं और दोनों घटनाएं एक साथ घट रही समानांतर पैरेलली। सर अभी हम फुले मूवी देखकर आ रहे हैं और मैं शॉक में हूँ। क्यों? सर 150 साल पहले तक भी महिलाओं के पास शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। इस देश में एक भी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी। बहुत कम देश में लड़कियों महिलाओं को पता होगा कि आज अगर वो पढ़ लिख भी पा रही हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, नहीं जानते। और इसी तरह से बहुत कम महिलाओं को पता होगा कि अगर वो सिर्फ 150 साल पहले तक पढ़ने लिखने के अधिकार से ही वंचित थी, संभव ही नहीं था पढ़ना लिखना, तो वो किसकी वजह से था। ना तो हमें ये पता होता है कि हमारे दोस्तों ने, ना हमें ये पता होता है कि हमें दबा कर किसने रखा। तो नतीजा ये होता है कि वही जो पुरानी ताकतें हैं जिन्होंने हमें दबा कर रखा था वही आज हमारे सामने होती हैं, थोड़ा बहुत अपना रूप बदल करके, और हम उन्हें अपना दोस्त समझ रहे होते हैं। बहुत कम महिलाएं होंगी देश में यही सवाल करती होंगी कि वो ताकतें जिन्होंने इस देश की सारी लड़कियों को अनएजुकेटेड, अशिक्षित रखा था, बेसिक लिटरेसी तक नहीं लेनी थी, वो ताकतें कहाँ चली गई? वो ताकतें मर तो नहीं गई ना, वो आज भी होंगी एक्टिव, वो किसी और रूप में एक्टिव है। तो बहुत कम महिलाएं सवाल पूछती हैं कि वो कौन सी कोर्सेस थी। और आप ये अगर सर मूवी में कुछ ऐसे सीन्स थे जो मेरे लिए काफी शॉकिंग थे, जिनमें से कुछ था जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां थी, 6 साल की 7 साल की बच्चियां थी। उनके माँ बाप उनको बोरियों में बंद करके, कपड़ों में बंद करके, जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का छोटा स्कूल जो था वहाँ पर वो लेकर आ रहे थे। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि उस समय महिलाओं की, बच्चियों की स्थिति थी क्या देश में। इनकी स्थिति ये थी कि लड़की पैदा हुई है पुरुष की गुलामी करने के लिए, और उसे एजुकेशन लेके क्या करना है। एजुकेशन अगर लेगी तो फिर वो चिट्ठियाँ भी लिख सकती है, वो चिट्ठी लिखेगी तो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन होगा तो उसकी डिलीवरी हट सकती है। असल में लड़की के पास जो है ना वो वूम्ब होता है, प्रोक्रिएशन, प्रजनन की ताकत होती है, और इस ताकत को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है कास्टिज्म के लिए। क्योंकि अगर लड़की पढ़ लिख गई है और अगर वो फ्री हो गई है तो वो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से अपने लिए पार्टनर चुन ले, और अगर लड़की अपनी पसंद से पार्टनर चुनने लग गई तो जो पूरा कास्ट सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी जड़ें जो है वो कास्ट सिस्टम है। ये देखो, कास्ट सिस्टम में जो इंटरमैरिज होती है वो नहीं हो सकती, और वो रूट है कास्ट सिस्टम की ना। अगर ये जितने वर्ण हैं और जातियां और उपजातियां हैं अगर आपस में विवाह करने लग जाए तो कास्ट तो खत्म हो गई। समझ रहे हो? कास्ट तभी चल सकती है जब एक जाति दूसरी जाति में जाकर शादी ना करे, तभी कास्ट चल सकती है। तो कास्ट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को दबा कर रखा जाए। हम सोचते हैं कि जो जेंडर ऑपरेशन है और जो कास्ट ऑपरेशन है तो अलग चीज़ें नहीं, अलग चीज़ें नहीं है। लड़कियों को दबा नहीं रखोगे तो एक वर्ण की लड़की दूसरे वर्ण के लड़के से जाकर शादी कर लेगी, या एक जाति की लड़की दूसरी जाति से शादी कर लेगी। सवर्णों की लड़की शूद्रों के यहाँ जा सकती है, शूद्रों की लड़की सवर्णों के यहाँ आ सकती है। तो ये सब हो गया तो फिर कास्ट सिस्टम बचेगा। कास्ट खत्म, एक बार इंटरमिंगलिंग ऑफ कास्ट हो गई तो कास्ट खत्म हो जाएगी ना। मुझे गीता से अर्जुन का सवाल याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था। हाँ, तो जो कल्चरल नॉर्म था वो तो यही था कि वर्ण को किसी तरह से बचा कर रखना है। तो भगवत गीता भी शुरू ऐसे ही होती है कि अर्जुन कह रहे हैं कि अगर युद्ध हो गया और क्षत्रिय सारे मारे गए तो क्षत्रियों की जो स्त्रियां हैं वो जाकर के दूसरे वर्णों में प्रतिलोम विवाह कर लेंगी। प्रतिलोम विवाह माने जब ऊंचे वर्ण की स्त्री जाकर दूसरे तथाकथित नीचे वर्ण में जाकर के वो विवाह कर लेती है या संतान पैदा कर लेती है, उन्हें उससे वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर माने कि जिनकी कोई वर्ण एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, तो उनको जो है बहुत नीचे दृष्टि देखा जाता है वर्ण संकरों को। बोले वर्ण संकर पैदा होंगे तो फिर ये जब श्राद्ध वगैरह करेंगे तो फिर उनकी आत्माएं श्राद्ध स्वीकार नहीं करेंगी, वो श्राद्ध नहीं स्वीकार करेंगी तो भूखी प्यासी रह जाएंगी, तो फिर इसकी वजह से उनका प्रकोप होगा और श्राप लगेगा। तो ले देखिए पूरी गीता भी इसी बात से शुरू होती है कि महिला अगर चली गई और किसी दूसरे वर्ण में उसने विवाह कर लिया, मीटिंग कर ली, तो क्या होगा। और ये पूरी जो वर्ण व्यवस्था थी, जो बात आगे चल के कास्ट सिस्टम बनी, जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी उसके लिए बहुत खतरे की बात थी कि महिला आज़ाद हो गई है और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी फैसले ले सकती है। वर्ण व्यवस्था पूरी ढह जाती है अगर महिला आज़ाद हो जाती, क्योंकि फिर जो है इंटरमिंगलिंग हो जाती है ना वर्णों की और जातियों की। तो इसलिए महिलाओं को दबा कर रखना बहुत जरूरी, और भी कारण थे पर ये एक प्रमुख कारण था कि महिलाओं को दबा कर क्यों रखना है, ताकि वर्ण व्यवस्था चलती रहे। तो इसलिए उनको शिक्षित नहीं होने देना है, इसलिए उनके पास किसी भी तरह के न्यूनतम अधिकार भी नहीं आने देने हैं। ये सब इसलिए चला करता था, और इसलिए ये हालत थी कि जो 19वीं शताब्दी थी उसके चौथे 5वें दशक तक भी भारत में कोई गर्ल्स स्कूल ही नहीं था, और जो फीमेल लिटरेसी थी वो लगभग शून्य थी। अभी आप सोचो तो ये दिमाग सुनने पड़ जाएगा सोच के कि देश में एक भी पढ़ी लिखी लड़की थी ही नहीं, एक भी, या नहीं हुई तो 4 मुट्ठी भर। फीमेल लिटरेसी वाज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। ये कितनी ज़्यादा खतरनाक बात है। और वो जो पहला स्कूल खोला जा रहा है तो पहला स्कूल खोलने में भी जिन लोगों के स्वार्थ थे महिलाओं को अनएजुकेटेड और डिसएम्पावर्ड, अशक्त रखने में, उन्होंने जितना ज़्यादा विरोध हो सकता था करा, रेजिस्टेंस दिया, मारपीट की, लड़ाई झगड़े की, कोर्ट केसेस करे, जो भी कर सकते थे सब कुछ उन्होंने करा। लेकिन आज की जो लड़की है वो बिल्कुल नहीं जानती है कि उसको फ्रीडम आज मिली हुई है, उसके लिए उसको किसके प्रति थैंकफुल होना है। फ्रीडम होती है, बर्थराइट है, लेकिन बर्थराइट भी अवेलेबल नहीं होती है ना, यूं नहीं उपलब्ध होती। तो आज महिलाओं को अगर वो आज़ादी मिली हुई है तो उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष करा है। और उसमें डी के भी आते हैं जो बात, और पीछे से राजा राममोहन रॉय से होती है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले आते हैं, और हाँ हम कैसे भूल सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, ईवीआर पेरियार। ये वो लोग थे जिन्हें कहा जाना चाहिए महिलाओं के सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र। और बहुत कम महिलाओं को पता है कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज वो शिक्षा, संपन्नता, नौकरी, करियर, समता, न्याय, इनके जो है फिर वो फल हो पा रही हैं। बहुत कम महिलाओं को बात पता है। तो कैसे है आप थोड़ा सा बता सकते हैं इस बारे में कि जैसे ज्योतिबा फुले जो है उनके तो बिल्कुल है कि लोग जाकर शहर में देखकर आनी ही चाहिए, और इनसे अलग अपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया, किस तरीके से उन्होंने क्या लड़ाइयाँ जो है वो स्त्रियों के हक के लिए लड़ी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो जानते हैं, और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप मतलब बता सकें। नहीं, तो सबसे बड़ा उस लड़ाई का परिणाम है वो तो भारत का संविधान ही है। भारत के संविधान में महिलाओं को जो स्थान मिला हुआ है, एक बराबरी के मनुष्य का स्थान, तो वो आसानी से मिलने वाला नहीं था, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था चली थी पारंपरिक रूप से वो कतई महिलाओं के पक्ष में नहीं थी। तो जो आज हमारा संविधान है वो पहला संविधान थोड़ी है
उससे पहले स्मृतियाँ चलती थी, कई स्मृतियाँ होती थी, जैसे मनुस्मृति का नाम सुना होगा। तो मनुस्मृति वगैरह भी अपने आप में लीगल डॉक्यूमेंट ही थे एक तरह के, वो भी एक प्रकार के संविधान ही थे। वो पूरे पूरे कभी भी इन्फोर्स नहीं होते थे, पर उनका भी जो काम था वो ये था, काइंड ऑफ कोडिफाइड लॉ। और वो जो लॉज थे, उन लॉज में महिलाओं की बड़ी हालत खराब थी, बड़ी दुर्दशा थी। आज की जो लड़की है वो कल्पना भी नहीं कर सकती है कि अगर भारतीय संविधान नहीं होता और वही जैसी पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी, वो चल रही होती, तो आज उसकी क्या दुर्दशा होती। अगर हम कोशिश भी कर लें तो आज की जो मॉडर्न लड़की है उसको हम बताएं कि सिर्फ आज से 150 साल पहले भी किस तरीके के लॉज से तुम्हारी तकदीर गवर्न होती थी, तो लड़की मानेगी नहीं, मानेगी तो शॉक में आ जाएगी। हिंदू कोड बिल लेकर आए थे डॉक्टर अम्बेडकर, ठीक है, उसको बनाया पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने के बाद उसको लेकर आए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बराबरी की बात कर रहा है तो जो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉज हैं उनमें भी बराबरी देखनी चाहिए ना। यही तो फिर संविधान को मानने का तकाजा हुआ कि संविधान आ गया, सब बराबर है, तो फिर जो पर्सनल लॉज हैं वो भी तो बराबरी पर आधारित हो। तो हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, जिसमें पहली बार महिलाओं को वो हक दिए जा रहे थे जो कि महिलाओं को आमतौर पर मिलते नहीं है, भारत में तो एकदम ही मिले हुए थे। उदाहरण के लिए पिता की संपत्ति में हक, डाइवोर्स का हक, या अगर शादी ठीक नहीं चल रही है तो महिला भी पुरुष भी दोनों कह सकते थे कि इस शादी को नलिफाई किया जाए। और ये सारी चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, तो जो हिंदू कोड बिल था वो पास ही नहीं हुआ, उसको पहले डिले किया गया, डाइल्यूट किया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को जो विरोध मिल रहा था, उस विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लॉ मिनिस्टर थे ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफा देने के बाद वो जो ड्राफ्ट था बिल का, उसके 4 हिस्से करके उनको अलग अलग करके पास किया गया, पर बहुत वाटर्ड डाउन तरीके से, डाइल्यूटेड तरीके से, क्योंकि लोगों का विरोध ये था कि जो भारतीय संस्कृति चली आ रही है जिसमें महिला का एक स्थान है, अगर आप ऐसे लीगल प्रोविजंस ले आए जिसमें महिला को बराबरी का दर्जा मिल गया तो फिर भारतीय संस्कृति का क्या होगा। तो ये सब आप आमतौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को आप एसोसिएट करके देखते हो कास्ट वाला जो स्ट्रगल है पूरा उससे, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मिनिस्ट्री से, ये इसमें कोई कास्ट एंगल नहीं था, ये पूरे तरीके से महिलाओं के कारण, महिलाओं के पक्ष में डॉक्टर वास्तविक हितैषी रहे कौन है। सर आपने कुछ ताकतों के बारे में बात की थी स्टार्टिंग में, जिन ताकतों के कारण जो है महिलाओं की वैसी स्थिति रही जब नहीं आई, फिर आपने कहा कि ऑलरेडी एक कोडिफाइड लॉ जो है एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ मनुस्मृति। Not just Manusmriti, there were many Smritis, and none of them was accepted per se as a constitution by any state, but they would heavily influence the lawmaking. तो एक तरफ तो आप हमें गीता पढ़ाते हैं, तो एक तरफ तो हम गीता पढ़ते हैं जहाँ पर आप उसका जो शुद्ध अर्थ है वो हम तक पहुंचाते हैं, उपनिषद आपने इतने सारे उपनिषद जो है पढ़ा है। दूसरी तरफ मनुस्मृति है जो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंस होल्ड कर रही है कि वो सेंचुरीज तक एक पर्टिकुलर जेंडर और सिर्फ एक जेंडर नहीं, उसका जो प्रभाव है वो जेंडर पे भी आता है, वो पूरी एक सोसाइटी को, समाज को गवर्न कर रही है। तो ऐसा कैसे हुआ कि भारत का जो समाज है वो उसका आधार गीता नहीं रहा, पर स्मृति जो है वो बन गई, और उसका इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। वो कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो ऐसा है कि एक पूरा पूरा जेंडर जो है वो ऑपरेट स्टेट में है, कि उसके पास ना पढ़ने का राइट है, ना लिखने का राइट है, ना उसका अपना प्रॉपर्टी का राइट है, ना उसके अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स इन प्लेस है। तो ये हुआ क्या? अच्छा है, चलो तक सवाल है। देखो जो वैदिक पीरियड था ना, अर्ली वैदिक पीरियड, उसमें जो इंडियन सोसाइटी थी या कह दो आर्यन सोसाइटी थी, वो बहुत खुली हुई थी। उनका नेचर जो था वो घुमक्कड़ था, घुमक्कड़ लोग, आज़ाद लोग, मस्त लोग, ट्राइबल एक आउटलुक इनका, ठीक है, ये ऐसे लोग थे। तो ये समझ लो चला है करीब ईसा से 2000 साल पहले से लेकर के ईसा के 500 साल पहले तक। और इस पीरियड में हम पाते हैं कि महिलाओं को बड़ी छूट थी, बड़ी छूट थी। तुमने ये सारे नाम सुन ही रखे हैं, गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा, पाला, घोषा, ठीक है। और महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता थी, जैसा आज तुम उनके कपड़े लेते देखते हो वैसे नहीं होता था। बहुत आराम से अपने स्वच्छंद तरीके से रहो, खाओ पियो, कपड़े पहनो, विचरण करो, विवाह करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, ठीक है। वो लोग दूसरे थे, वो जमाने दूसरे थे। तो आज भी नहीं है। जितनी आज भी भारतीय समाज में तुम महिलाओं को छूट और इज्जत नहीं देखती हो, जो वैदिक समय था उस समय पर महिलाओं को इससे ज़्यादा छूट थी, इससे ज़्यादा इज्जत थी, और रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं था। अपने हिसाब से जीती थी, अपने हिसाब से। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 2 घटनाएं घटती हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं का इतिहास बदल के रख दिया। 2 घटनाएं, और दोनों घटनाएं एक साथ घट रही समानांतर, पैरेलली। पहली ये घटती है कि जो इकोनॉमिक इवोल्यूशन है उसके नेचुरल प्रोग्रेशन में सोसाइटी गैदरर की जगह एग्रीकल्चरल हो गई, पेस्टोरल की जगह वो सेटलर की सोसाइटी होने लगी, वो रुकने लगे, वो एक जगह पर खेती करेंगे। आप जब खेती करोगे तो पहली बार जो ओनरशिप है वो एक बड़ा मुद्दा बन गई, क्योंकि इससे पहले जो आम आदमी था बोल करके तो एक था, ठीक है, आपने बात कह रहे हैं, जरा उसको विचार करो, ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान के लोग थे ना, वो ज्ञान के लोग थे, और ज्ञान का जो इंसान होता है उसके सामने जब आप कोई तर्क रखते हो तो उस तर्क पर विचार करता है। तो जो वाकई ज्ञानवादी थे उन्होंने बुद्ध के आगमन को एक अवसर की तरह लिया और अपनी ही बात को, अपने तर्क को, जो उपनिषदों का विचार था उसको और निखारा। तो उसका नतीजा होता है कि आगे फिर और जो उपनिषद आते हैं वो और ज़्यादा हम पाते हैं कि संक्षिप्त होते जा रहे हैं और बिल्कुल सीधे सिर्फ ब्रह्म की इशारा कर रहे हैं। तो एक तो यह सब बुद्ध के आने का, जिनको बेहतर होना था वो बेहतर हो गए बुद्ध के आने से। मैं वैदिक धारा के भीतर की बात कर रहा हूँ, वैदिक धारा के भीतर जिनको बेहतर होना था वो बुद्ध के प्रभाव में बेहतर हो गए। वो तो मैं कह रहा हूँ देखिए, और अष्टावक्र गीता है, बुद्ध की बात ही है, वो बुद्ध की बात ही है। तो और उस तरह की कोई चीज़ हमें बुद्ध से पहले देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ दूसरे विचार के लोग थे जिन्होंने कहा कि ये जो बुद्ध आए हैं ये हमारी जो पुरानी व्यवस्था है ये उसको बर्बाद करने के लिए आए हैं। तो और रिजिड और कट्टर हो गए। तो बुद्ध के आने के बाद से एक और आपको और बेहतर क्वेश्चन मिलते हैं और दूसरी मनुस्मृति मिलती है। 2 तरफा ऐसा हो रहा है, नहीं समझे? जिन्हें बेहतर होना था वो और बेहतर हो गए, और जिन्हें बदतर होना था वो और बदतर हो गए। उन्होंने कहा कि ये बुद्ध और जो बाकी ये जो सब लोग हैं जो आ गए हैं श्रमण परंपरा वाले लोग, ये जो हमारी पारंपरिक वैदिक व्यवस्था है ये उसको नष्ट कर रहे हैं, तो हम उसको और जो है फोर्टिफाई कर देते हैं, हम उसको और कवच पहना देते हैं, हम उसको और कोडिफाई कर देते हैं। तो उस कोडिफिकेशन का जो परिणाम था वो ये थे कि धर्मसूत्र आए, धर्मशास्त्र आए, और वो सब स्मृतियां एक एक करके आके सामने खड़ी होने लगी, मनुस्मृति शामिल है। तो ये हम देखते हैं कि ऐसा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो एक तो ये कि आप लैंड ओनरशिप बढ़ गई, जो छोटे छोटे पहले राज्य होते थे आर्यों के वो बड़े राज्य बनने लग गए थे। जितना बड़ा राज्य होता है, जो प्रॉपर्टी की बात होती है वो उतनी बड़ी होती जाती है, ट्रेड उतना बड़ा होता जाता है, संपत्ति उतनी बड़ी होती जाती है, और फिर इनहेरिटेंस का मुद्दा भी उतना बड़ा होता जाता है।
तो जानी बात, तो फिर महिलाओं ने जो अपना स्थान था, अपनी आज़ादी थी, वो खोनी शुरू कर दी। इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द वूम्ब। वूम्ब महिला की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो गया। और दूसरा भाई कि भाई बुद्ध आए हैं, इससे पहले कि उनके ज्ञान की बात घर घर पहुंचे, गाँव गाँव पहुंचे, उसके पहले ही नियम कायदे बना दो और ये कह दो कि जो नियमों को तोड़ेगा वो जाके नरक में सड़ेगा। तो फिर उस तरीके से जो आप पाते हो कि मनुस्मृति के विधान वगैरह थे वो सब रचे गए। तो बहुत ऊंची जगह से महिलाओं ने शुरू करा वैदिक धर्म में, लेकिन ईसा के समय तक आते आते यही जो ऊंचा धर्म था और जो जिसमें महिलाओं का ऊंचा स्थान था, वो काफ़ी हद तक उसमें जो है भ्रष्ट तत्व घुस चुके थे। जिसको आप जो हमारा जो गुप्ता काल है ना, ईसा के बाद का 3री से 6वीं शताब्दी, जिसको आप गोल्डन पीरियड बोलते हो, स्वर्ण काल, वो वास्तव में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का स्वर्ण युग था। वो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का स्वर्ण युग था। तो उसके बाद जो महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है, वो फिर सीधे शुरू होता है भक्ति काल से, 13वीं से 17वीं शताब्दी। तो समझो कि लगभग 2000 साल का समय ऐसा रहा है मनुस्मृति से लेकर के भक्ति काल के बीच में, जब महिलाओं की महत्व रही है। फिर जो आज आप आ रहे हो ना कि आज आप एक अपस्विंग पर हो, महिलाओं की स्थिति बेहतर होती जा रही है, इसकी शुरुआत भक्ति काल से होती है। तो भक्ति काल में आप इंडिविजुअल स्पाइक्स देखते हो। तो गुरु नानक आकर बोलते हैं कि अरे आप महिला को बुरा क्या बोलो तो बच्चाओं को जन्म देती है। और मीराबाई आपके सामने आती हैं, जितने संत थे उन्होंने भी जात पात आधारित या लिंग आधारित भेदभाव का विरोध किया। तो वो आपको कुछ शुरुआती सुबगाहट देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज आ रहे हैं एक खुले माहौल से। तो अब जैसे सती को जो बैन करने का काम था वो राजा राम मोहन रॉय के साथ विलियम बेंटिक इन्होंने करा था। तो भक्ति काल में हम पाते हैं महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर होनी, कुछ आहट आने लग जाती है पहली किरणें। फिर अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जिसमें कि महिलाओं को कुछ फायदा होना शुरू हुआ। और आज की जो लड़की है उसको यकीन नहीं होगा कि बाल विवाह क्या चीज़ होती है और बहु विवाह क्या चीज़ होती है। एक पुरुष कितनी महिलाओं से शादी कर सकता है? बहु विवाह माने आप एक पुरुष कितनी महिलाओं से शादी कर सकता है। जो हिंदू कोड बिल था ना, जो अम्बेडकर ला रहे थे, इसको पास नहीं होने दिया लोगों ने, उसमें जिस बात पर बवाल बचा था उसमें एक बात ये भी थी कि जो बहु विवाह होता है, पॉलीगैमी, अम्बेडकर कहते हैं बंद करो। ठीक है, तो लोगों ने ये भी कहा कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसका क्यों विरोध किया जा रहा है? शायद बाद में बंद हो गया पूरा, लेकिन उस समय पर तो विरोध हुई। तो बाल विवाह चलता था, बहु विवाह चलता था। विधवा जो हो गई है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, शादी तो छोड़ दो, उसके बाल काट करके उसको कोने में डाल देते थे। सती प्रथा चलती थी। राजा राम मोहन रॉय की अपनी एक रिश्तेदार थी, उन्होंने अपने घर में सती होते देखा राजा राम मोहन रॉय ने, वहाँ से वो एकदम उग्र हो गए कि ये क्या चल रहा है। तो ये सब चला करता था। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो भारतीय सुधारक थे उन्होंने अंग्रेजों की मदद ली और कुछ नियम कायदे जो है वो स्थापित करे। उसी प्रक्रिया में फिर इनका नाम आता है सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का, सत्यशोधक समाज का। और फिर वही प्रक्रिया आगे चलती है, तो उसमें और नाम पंडित रमाबाई का नाम आता है उसी समय पर। और वो प्रक्रिया आज तक चल रही है। भारत में आज भी महिलाएं बहुत हद तक दबी हुई हैं। और एक हिस्सा जरूर है जो जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक वो अब बराबरी पर आ गया है, लेकिन फिर भी अगर एक जनरल बात करें तो मोटे तौर पर तो यही है कि महिलाओं की आज भी भारत में बहुत दुर्दशा है। और इतना और हो गया है कि पहले वो दुर्दशा पुरुष वर्ग करता था, आज वो दुर्दशा महिलाएं ज़्यादा अपने आप ही कर रही हैं, क्योंकि जो पुराना कल्चरल नॉर्म्स है महिलाओं ने उसको आत्मसात कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया है। तो उसको सोचती हैं कि तो हमारा ही अपना वैल्यू सिस्टम, उसको अपना कल्चर, अपना संस्कृति मानती हैं, अपनी दुर्दशा कराने को अपनी संस्कृति मानती हैं। इसमें 3 चीजें जैसे है, अगर पहले अगर वैदिक काल की बात की जाए तो उपनिषद है वहाँ पर हमारे पास, फिर बीच में मनुस्मृति जो है वो आती है, और फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो कि आपका एक तरीके से जस्ट अभी की बात है। तो लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद भी आज भी ये देखा जाता है कि बचपन से आपकी जो पहले तो ये था कि 1848 में पहला जो है महिलाओं का स्कूल बना, उससे पहले तो शिक्षा भी नहीं थी, लेकिन जब वो शिक्षा आज उपलब्ध भी है आपके पास, तो भी ज्यादातर घरों में उस शिक्षा का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि बच्ची जो है बड़े होकर के पढ़ लिख लेगी थोड़ा, और पढ़ लिखने से इसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी, व्हिच इज बेसिकली अगेन द सेम थिंग एज इट वाज हैपनिंग बिफोर। नहीं देखो, उसको इंसान जो है ना माना नहीं गया है। उसके पास किसी तरह की क्रिएटिव या प्रोडक्टिव एबिलिटी हो सकती है, इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। उसको बस इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह देखा गया है। और अगर वो अपने इस स्टेटस को स्वीकार कर ले तो हम उसको देवी बोल देंगे, समझे? कि उसके पास किसी भी और इंसान की तरह चेतना है, संभावना है, ऊंचा उठ सकती है, बढ़ सकती है, जिंदगी में बड़े-बड़े काम कर सकती है। इन चीज़ों को कम महत्व दिया गया है, ज़्यादा महत्व इस बात को दिया गया है कि शी इज़ द व्हीकल ऑफ रिप्रोडक्शन। वो जो वंश वगैरह है उसको आगे बढ़ाने वाली ताकत है। तो वंश किसका? वंश पुरुष का। तो वो पुरुषों के काम को आगे बढ़ाने के लिए है। तो ये उसका स्टेटस रखा गया है, जो कि वास्तव में बस क्या बोलूँ इंसान पैदा ही जानवर होता है ना, हर आदमी स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी ऑपरेशन कर सकता है। एक और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था। तो वैसे होता है, अब ये सामने जा रहा है, अब इसने अपने स्वार्थ के लिए सबका रास्ता रोक दिया, समझ रहे हो? मुझे मालूम इसको इस रोड पे चलने की परमिशन भी है कि नहीं है, और इसने क्या करा देखो, ये बीसी लेन में और बाकी 2 लेन भी खाली है, ये होता है। ऐसे समझ रहे हो, दलितों को भी रोक दो, महिलाओं को भी रोक दो, क्योंकि हम सब कुछ हमारा है, हम चौड़ में चलेंगे। किसी भी कोई तरीका नहीं है कि यहाँ से निकला जा सके, कोई तरीका नहीं है। ये तो बहुत लंबा जाम लगेगा भाई। ये तो मतलब हक के साथ चल रहा है कि मैं तो नहीं रुका, इससे इतनी तो निकल नहीं सकते आपसे। एक और चीज़ भी मतलब देखने को मिलती है शुरुआत से ही कि 2 चीज़ें, एक तो जैसे अगर मैं अनटचेबल्स जिनको कहा जाता है बेसिकली वर्ण व्यवस्था से बाहर जिन लोगों को रख दिया गया, तो उनको यदि आज उनके हक के बारे में बताया भी जाता है या उनको बेसिकली एक तरीके से समाज का हिस्सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो बताया भी जाता है, पर उसके बावजूद समाज का कुछ आपके आसपास का माहौल, लोग या आप ऐसे समाज से आ रहे हो कि वो बात लगातार आपके अंदर रिइंफोर्स होती रहती है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भी होती है कि आपके जो हक है, जो आपके राइट्स हैं, वो आपको गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, पर वो समाज इस तरीके का है कि वो आपको एक खुले मन से, एक समझ से चॉइस इतनी आसानी से करने देता नहीं है, और उस पे हर तरीके की बंदिश लगाएगा। बहुत छोटी चीज़ होती है, आप अगर एक बैचलर हो तो आपके लिए ओवर द इयर्स ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया टू इवन हैव अ फ्लैट फॉर योरसेल्फ, कि भाई सिंगल जो है, मैं बात कर रही हूँ, सिंगल महिला जो है अगर आपको रेंट पे अपने लिए फ्लैट लेना है तो उसमें भी दिक्कतें ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी उल्टा होना चाहिए था कि और ज़्यादा सोसाइटी जो है वो लिबरलाइज हो रही है एंड मोर सच वेन्यूज जो है ओपन हो रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से आज चीज़ें। यार एक इंसान है, ठीक है, एक दूसरा इंसान है, ये है और बी है, ठीक है। अगर ए को बी के लेबर का फायदा मिल रहा है, ठीक है, लेबर मिल रहा है, लो कॉस्ट लेबर मिल रहा है, कई तरह की सर्विसेज मिल रही हैं बी से, और ये सब लगभग मुफ्त में मिल रहा है, तो ए क्यों मना करेगा? ए बल्कि बी को प्रमोट करे और बी उसी कंपटीशन में खड़ा हो जाए। तो पहली बात तो जो ए को प्रिविलेजेस और सर्विसेज मिल रही थी वो बंद हो गई, और दूसरे ए को कंपटीशन और झेलनी पड़ रही है रिसोर्सेज के लिए, तो ये ऐसा क्यों चाहेगा? बात खत्म हो गई। तो बी को दबा दिया जाता है, दबाने का एक तरीका होता है कि किसी को बंदूक से दबा दो,
ठीक है, हिंसा करके दबा दो। और दबाने का जो सबसे कुटिल तरीका होता है वो ये होता है कि बी को बोल दो कि ये ईश्वर का विधान है कि तू दब के रह। ये भगवान का एक तरीका है, भगवान की बनाई व्यवस्था है कि तुम दब कर रहो। ये बात ना शुरुआत से लगातार जो है जल्दी से आ रही है, चाहे वो अंडरजबल्स का केस हो, चाहे पूरी वर्ण व्यवस्था हो, या चाहे महिलाओं के लिए ये बात रखना सामने कि यदि आप एजुकेटेड होती हैं तो वो बात सही नहीं है, क्या हो नहीं सकती है। कोई रिस्ट्रिक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अ सिन कि ये पाप है। हाँ, ये पाप है, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, ये ज्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, ये बहुत आप गलत कर रहे हो, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हो। नहीं। अब ये तो कोई नहीं कहेगा आज की लड़की पढ़ाई धर्म के खिलाफ जा रही है, आज ये कोई नहीं कहता जी आज नहीं, मैं मतलब था, तब तो कोई रोका ही धर्म के नाम पे जाता था जी। उन्हें रोका ही धर्म के नाम पर जाता था कि ये तो मनुस्मृति वगैरह और इस तरह के जो धर्मशास्त्रों में ये है कि लड़की को तो किसी गुरु के पास भी नहीं जाना चाहिए, पति ही उसका अकेला गुरु है और उसे कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पति की सेवा ही उसका धर्म है। तो जिसको इंडियन वुमन बोलते हैं, इंडियन वुमन, बात बोलते हैं इंडियन वुमन, वो इंडियन वुमन और कुछ नहीं है, वो वुमन है जो मनुस्मृति से निकल कर आई है। नहीं तो जो आप कहते हो इंडियन वुमन ऐसी होती है और अमेरिकन वुमन ऐसी होती है, तो इंडियन वुमन जेनेटिकली थोड़ी अलग होती है। वो पैदा तो भारतीय लड़की और अमेरिकन लड़की वो एक सी होती है, पर वो जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन वुमन की वो सारी वही हैं जो इन किताबों में लिखी हुई हैं और लोगों ने पहले किताब पढ़ने रखी है पर जीते वो उसी किताब में। वो किताब लोगों तक पहुंचती कैसे? हवाओं में हवाओं में हवाओं में हवाओं में किताब आपने कभी देखी नहीं? किताब देखने पर हर आदमी उसी किताब के नियमों का जो उसमें जो वर्सेस हैं उन्हीं का पालन कर रहा है थ्रू कंडीशनिंग, थ्रू एब्जॉर्प्शन Absorption from where? from the culture, from others, and others have been absorbing it over the centuries from others. There needs to be some power source ना जो continuously उसको reinforce। हाँ, वो पावर सोर्स जो elites जो पुरोहितों की, प्रीस्ट की जो प्रिविलेज क्लास थी, वहाँ से वो चीज़ थी वो ऐसे मतलब जैसे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होते हैं, एक दो लोग बनाते हैं और फिर वो पूरे देश में फैल जाते हैं ना। ये जो मिसइंफॉर्मेशन वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले होते हैं, वो कोई एक दो खुशियाँ लोग बैठे हैं जो बैठ के बना रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ से पूरे देश में फैला देते हैं। मैं कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, तो कई बार जो आपके पापा लोग होते हैं या उनके वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध होते हैं, वहाँ पर वो भी बात कह रहे होते हैं महिलाओं के संदर्भ में कि भाई जल्दी शादी करा दो, या शादी कराने के बाद उतने पढ़ाने लिखाने की जरूरत है जितना जो है भाई शादी के लिए जरूरी है, या बच्चे पैदा करना तो है ही, अगर आप बच्चे नहीं पैदा करते हो। ये सब ना देखो, मैं चाहता हूँ मनुस्मृति हर भारतीय महिला पढ़े, जी हर भारतीय महिला को मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, तभी उसे पता चलेगा कि वो जो डेली बिहेवियर करती है वो एक्जैक्टली इस वर्ष से आ रहा है, ये श्लोक लिखा हुआ है और आप जो बिहेवियर करते हो यहाँ से आ रहा है, क्योंकि सारी बातें ना कहाँ झुकना है, कहाँ खड़े होना है, कितने कदम पीछे चलना है, सेक्स के रूल्स, ये सारी बातें जो सोचते हैं कि हमारे कल्चर में है वो एक्जैक्टली वहाँ पे लिखी, वहाँ से आ रही है कल्चर में। हम सोचते हैं कि ये तो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है, वो वहाँ से लिखा हुआ है, वहाँ से उठा लिया है। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, क्योंकि हमें कल्चर में सोसाइटी में फीड ऐसा कर दिया गया है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है या एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो लेकिन आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, आपको पता चलता है कि सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर सेकंड सीई तक जो भारत था उसमें रिलीजियस और सोशल कंडीशंस कैसी थी, तो इस नाते ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और हिस्ट्री इंटरेस्टिंग। तो मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी रोचक बातें पता चलेंगी कि क्या है क्या नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया ऑफ टुडे ये काफी हास्यास्पद बात होगी कोई कहे कि आज के भारत में मनुस्मृति जैसी किताबों की कोई जगह है। हाँ, आप उस हिस्ट्री के नाते पढ़िए, आप सामान्य ज्ञान के नाते पढ़िए, आप ज्ञान चक्षु लेंगे कि क्या चलता रहा है हिस्ट्री में, कैसे चलता रहा है। कुछ मनुस्मृति में अपलिफ्टिंग वर्सेस भी हैं, बढ़िया है, और जो ऐसी वर्सेस हैं जिनसे जिनसे विजडम बढ़ती है उनकी सराहना भी होनी चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। जो चीज़ जैसी है जैसा समय देखना चाहिए, जो चीज़ ढंग की है उसको स्वीकार करो और जो चीज़ अभी चुटकुले की तरह है उसको चुटकुले मानो, उसको जियो थोड़ी। मतलब ये